सभी क्लास में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 15। इससे पहले हमने आपको 14 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन सारे टेस्ट को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 3 टॉपिक पर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। जो भारतीय संविधान का भाग 14 है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो सेवाएं होती हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। साथ ही साथ में जो भारतीय संविधान का अध्याय भाग 14 क होता है, यानी जिसमें हम अधिकरण की चर्चा करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, जिसमें हम निर्वाचन के बारे में चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है साथी पहले की वीडियोज आप जरूर देखिएगा। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये सेशन कम मजेदार लगे, तो शुरू से आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज टेस्ट है और बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन हम इसमें साथियों कवर कराते हैं। तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ने लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था। कमेटी ने प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा कितना निर्धारित किया था? देखिए, आप लोग जानते हैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे उसमें कहा था कि किस तरह से 1833 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। आपको थोड़ा याद होगा, मेरा पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसमें आप जरूर देखिएगा। फिर इसके 20 साल बाद साथियों, जब इसके कुछ ही दिन बाद, ये 33 में होता है साथी, लेकिन 20 साल बाद ये बात आने को होता है, यानी अगर आप देखेंगे तो 1853 में फिर इसी क्रम में साथी सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ये लोग आरंभ कर देते हैं साथी। ठीक है, फिर इसके बाद इसी को लेकर के 1854 में आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले की कमेटी में मैकाले समिति का गठन होता है, जो कि सिविल सर्विस के लिए बनाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि देखो यार, जो ये पब्लिक सर्वेंट है ना, जो ये लोक सेवक होते हैं ना, इनकी नियुक्ति के लिए आप लोग प्रतियोगी परीक्षा कराओ, भारत में भी कराओ और इंग्लैंड में भी कराओ। लेकिन अभी जैसे आप जानते हैं कि 21 साल हमारे यहाँ मिनिमम एज है सिविल सर्विस यानी IAS का एग्जाम देने के लिए। तो मैकाले ने कितना एडवाइस दिया था कि कितना होना चाहिए? तो साथियों याद रखिएगा, उस समय मैकाले ने कहा था कि 18 से 23 वर्ष की उम्र चाहिए। किस कमेटी में? द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज में मैकाले ने कहा कि 18 से 23 वर्ष के लोग जो है वो IAS का एग्जाम दे सकते हैं साथी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़िएगा। पहली बात तो ये कि द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये कमेटी बना था 1854 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। इस समिति ने कहा कि भाई देखो, जो ये लोक सेवक होंगे, जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, खास करके IAS IPS, ये लोग जो होंगे वह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे उनका चुनाव, मतलब उनको चयन आप लोग करिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए आयु की सीमा 18 से 23 वर्ष आप लोग करिएगा। ठीक है, बाद में साथियों कई सारी कमेटी बनती है, उसी में एक और कमेटी बनती है जिसका नाम था एचसीन आयोग। अब ये आयोग बन जाता है 1886 में और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर चार्ल्स एचसीन। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है साथी 1892 में दिया और इन्होंने कहा वही बात इन्होंने कहा जो मैकाले ने कहा था। ठीक है, कि मतलब न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 23 वर्ष। हालांकि बीच में कई बार ऐसे 1854 से 1886 के बीच में साथियों कई बार ऐसा आता है जब आयु सीमा घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, पर वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद साथी एक और समिति बनती है, इसका नाम है साथी एस लिंकन आयोग। और इन्हीं ने कहा था कि भाई देखो, जो सिविल सर्विस की परीक्षा होगी वो भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराओ। पहले क्या था साथी, जब इंग्लैंड में साथी ये परीक्षा कराया जाता था। ठीक है, यह परीक्षा पहले इंग्लैंड में कराई जाती थी, पर 1912 में एक कमेटी बने था जिसका नाम था एस लिंकन आयोग। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो सिविल सर्विस की परीक्षा है वो भारत में भी कराओ और इंग्लैंड में भी करवाओ। देखते हैं दूसरा सवाल। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कराए जाने का निर्णय लिया गया। तो साथियों 1912 में आपने देखा समिति ने कहा था, तो समिति की बात को माना गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में 1919 के अंदर साथियों। बिल्कुल सही है, क्योंकि समिति का रिपोर्ट साथियों ये लोग मानते हैं और 1919 में इंग्लैंड तथा भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कराए जाने पर ये लोग राजी होते हैं। अधिनियम के तहत सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सेवा के उच्च पदों में 1/3 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे साथ ही सी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए दो चीजें किया गया। पहली बात तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आप जानते हैं इंग्लैंड तथा भारत में सिविल सेवा का चुनाव होगा और भारत में उच्च पदों पर 1/3 पद अब जो है साथी भारतीयों के लिए
आरक्षित करने की बात समझिए किया जा रहा है। और इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत पहली बार 1922 में सिविल सेवा का हमारे यहाँ आप देखेंगे तो लंदन में होता है, और भारत में अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद में सिविल सेवा का एग्जाम कराया जाता है। तो 1922 में कराया जाता है, किसके कहने पर, कौन से अधिनियम के कहने पर, 1919 के अधिनियम के कहने। एक सवाल और है साथी, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ली आयोग, एक आयोग बना था साथी, ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में किया गया। बिल्कुल सही है साथी, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब भारत में जब भारत में आईएएस का एग्जाम कराया जा रहा है, तो अब एक आयोग की भी जरूरत महसूस हुई सरकार को। तो इसके लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है साथी ली आयोग। और ली आयोग ने कहा कि भाई देखो, इसका एग्जाम कराने के लिए एक आप आयोग बनाइए। तो उस आयोग का नाम पड़ा साथी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सीपीएससी का जो है स्थापना हुआ कब हुआ, 1926 में हुआ, 1926 में हुआ। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रोजर बारकर थे। ये बात भी बिल्कुल सही है साथी, इसके जो पहले अध्यक्ष हुए वो सर रोजर बारकर ही थे साथी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए ली आयोग की बात करेंगे तो इन्हीं के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में साथियों किया गया। इसमें एक अध्यक्ष थे और इनके साथ साथ 4 अन्य सदस्य भी थे, लेकिन हमारे लिए अध्यक्ष जरूरी है, तो सर रोजर बारकर इसके पहले अध्यक्ष होते हैं साथी। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 1935 का जब भारत सरकार अधिनियम आता है तो इसे जो है बदल करके साथी इसका नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जब हमारा देश लोग आज़ाद होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय साथी इसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया जाता है। 21 अप्रैल को साथी हम लोग प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से भारतीय संविधान का भाग 14 साथी स्टार्ट होता है। कहा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उपबंध दिया गया है। तो साथियों बताते चलें कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, भाग 14 में अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो साथ ही अनुच्छेद 308 से लगा करके 323 तक में संघ और राज्य दोनों के बारे में, यानी यूनियन के बारे में और स्टेट के बारे में, यूनियन को लेकर के साथ ही हम लोग यहाँ पे यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, और स्टेट में अलग अलग नाम होता है, लेकिन हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे। अब अगर यूपी का है तो यूपी पीएससी इसको कह देते हैं। ठीक है, बाकी हमने स्टेट और बिहार का है तो बिहार पीएससी कह देते हैं साथी, है ना। तो 308 से 323 तक में भाग 14 के 308 से 323 तक में हम संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं साथी। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के बारे में सही है। करा कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। जो हमारे लोक सेवक होंगे उनकी भर्ती और उनकी सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करेगा, वह संसद निर्धारित करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है साथी, सी वाले एक अनुच्छेद 309 में दिया गया। अनुच्छेद 311 कहता है कि जो हमारे अखिल भारतीय सेवा होंगे इनका कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी अगर नियुक्ति कर रहा है किसी भी अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं, इनमें 3 सेवाएं आएंगी, अभी हम चर्चा करेंगे, तो इनके अधिकारियों को कोई इनका अधीनस्थ अधिकारी नियुक्त नहीं, मतलब हटा नहीं सकता है, सिर्फ वही अधिकारी हटाएगा जो इनकी नियुक्ति कर सकता है साथी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर आपने सी चुना तो आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दरोगा भर्ती में। देखिए अब हम 2 अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे, एक तो अनुच्छेद 309, एक तो अनुच्छेद 310। क्या कहता है 309, 308 पे चर्चा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 308 में कुछ परिभाषाएं वगैरह दिया हुआ है साथी। ठीक है, तो उससे हम लोग स्किप करते हैं। 309 में दिया गया है कि भाई ये देखो, संसद जो होते हैं ना, जो संसद होते हैं इनको संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो संघ का बात हो चाहे वो राज्य का सेवा करने वाले लोग। ठीक है, अनुच्छेद 310 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सर्विस का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है साथियों। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई डिफेंस से संबंधित है या संघ की सिविल सेवा में है या अखिल भारतीय सेवा में है तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है
जैसे राज्य में हमारा पीसीएस मान लीजिए एसडीएम वगैरह कराता है वो, या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कहने का मतलब साफ है, अगर बात सेंट्रल की होगी तब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाएंगे, और अगर हमारे यहाँ स्टेट से संबंधित होंगे तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण साथियों करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक सिविल सेवक को जिस प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था उससे अधीनस्थ किसी प्राधिकरण के द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा। ये बात तो ऊपर मैंने चर्चा किया था, लेकिन ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है ये बात जानना जरूरी है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, और यह क्वेश्चन आपके दरोगा भर्ती में पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे तो यह क्वेश्चन वहाँ पे आएगा साथियों, कि भाई जो है ऐसे साफ साफ लिखिएगा उस प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है 311, कहता है भैया देखो, किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा, ठीक है, संघ माने जैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अगर सिविल सेवा में कोई व्यक्ति है, या जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, 3 सेवाएं इस समय है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, केवल सिविल पद याद रखना है, उसकी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई संस्था है तो इस संस्था ने आईएएस की नियुक्ति करी, तो इस संस्था के नीचे अगर कोई संस्था है तो वह आईएएस को हटा नहीं सकता है। समझ रहे हैं, अधीनस्थ का मतलब कि इससे नीचे के जो अधिकारी होंगे, जो प्राधिकारी होंगे, वह जो है उन्हें पदच्युत यानी पद से नहीं हटा सकते, चाहे वो हमारे संघ का कोई सिविल सेवक हो, चाहे अखिल भारतीय सेवा का सेवक हो, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा का कोई सेवक हो, उसे वही व्यक्ति हटा सकेगा जो अपॉइंट करेगा, उससे नीचे यानी उसके अधीनस्थ अधिकारी नहीं हटा सकता। ये सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को विनिर्दिष्ट करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अभी बहुत आसानी से इसको समझ लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 312 क्या कहता है, तो पहली बात तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कि अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने का प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो ये बात दिया गया है अनुच्छेद 312 में, और यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा 312 क्या कहता है। 312 कहता है कि भाई सुनो, देखो, यदि राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल नहीं, लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, तो वहाँ राज्यसभा, राज्य के विधानमंडल नहीं, दिमाग ध्यान रखना, पेपर में यही राज्य विधानमंडल लिख देगा, आंख से जो है छटक जाएगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। तो कह रहा है भैया देखो, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना अनिवार्य है, तो संसद विधि के द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकता है। सृजित कौन करेगा, तो भाई सृजित करेगा संसद ही, लेकिन शर्त क्या है, इसके लिए संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। समझ रहे हैं, इसके लिए संकल्प केवल कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। लेकिन सृजन करेगा कौन, संसद करेगा। पहली बात यहाँ संकल्प लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से पारित होकर के लोकसभा में जाएगा, लेकिन संकल्प यहीं लाया जाएगा, ऐसा नहीं कि लोकसभा में ला करके यहाँ पहले पारित करो, नहीं, संकल्प यहीं लाना पड़ेगा साथी, ठीक है, और उसके बाद संसद के पास जाएगा तो संसद सिग्नेचर कर देंगे। अब देखिए संकल्प के लिए आवश्यक क्या है, तो क्या कहता है, उपस्थित और मत देने वाले। जैसे आप जानते हैं राज्यसभा में कुल कितना सदस्य हैं, तो आपको सर 250 सदस्य होते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग अमूमन एब्सेंट है, कहीं बाहर घूमने टहलने चले गए हैं, मान लीजिए सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों, 200 है। तो कहता है कि जितने उपस्थित है और जितने मत देने वाले हैं, सदस्यों की कुल संख्या का नहीं, अगर कहता है कुल संख्या, तब साथियों हमें जो कुल संख्या है वो मानना पड़ता है, 250 मानना पड़ता है। लेकिन कहा है कि जितना लोग उपस्थित हों और मत दे पाए, तो 200 लोग उपस्थित हैं और मान लीजिए 200 लोग हैं जो मत देना चाहते हैं, इनका साथियों 2/3 होना चाहिए, इनके 2/3 सदस्य जो हैं इनके द्वारा मत साथियों किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि कम से कम इनके 2/3 मेंबर के साथियों, 2/3 मेंबर के द्वारा जितने मेंबर हो रहे हैं उतने सदस्यों के द्वारा जो है उस संकल्प का समर्थन किया जाना चाहिए। उसके बाद वो संकल्प जाएगा लोकसभा में, फिर लोकसभा के द्वारा साथियों पारित करके
एक विधि बनाया जाएगा। यहाँ ये देखिए, संसद को विधि बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके तहत संघ और राज्य के लिए, अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सम्मिलित करके एक ही या एक से ज्यादा अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकती है। ये बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि सवाल ये बात कई बार पूछा जा चुका है, कौन करेगा, तो लोग राज्यसभा मार के आते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, राज्य विधानमंडल मार के आते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन करने के लिए संसद विधि बनाया है। संसद कौन सा विधि बनाया? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 संसद बनाया। ठीक है। 312 का 2 क्या कहता है? कहता है भाई इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 312(2) में ये बात की गई है। लेकिन आगे चल के वर्ष 1966 में, और ये सवाल यूपी दरोगा भर्ती 2021 में पूछा गया कि भैया वर्ष 1966 में एक तीसरा जो है जोड़ा गया साथी, तीसरा अखिल भारतीय सेवा जोड़ा गया, जिसका नाम था भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFES। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ऐसे सीधे पूछा गया कि तीसरा सेवा कब जोड़ा गया, तो तीसरा सेवा जोड़ा गया 1966 में। तीसरे सेवा का नाम क्या है? तो भारतीय वन सेवा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, मेरी एक एक बात दिमाग में छप जानी चाहिए और आपको लगे ए देखो ये सवाल आ गया। यह सवाल है जो पूछा था UPSI 2021 में, कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? क्या जवाब होगा आपका? सर मार दीजिए पहला। ठीक है, देखिए अच्छा आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। भारत संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम वर्ष 1951 में लाया था। 1966 में हमने आपको बताया कि तीसरा अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा हुआ। तो इस समय जो है तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। मैटर क्लियर है? अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसके पास है? गठन का अधिकार संसद के पास। आप कहोगे हाँ सर। अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण तो केंद्र करती है। भाई भर्ती प्रशिक्षण कौन करता है? तो आप कहोगे हाँ सर ये तो पता ही है, केंद्र सरकार, तब तो जो है लिया जाता है लबास ना। तो भाई सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा मैंने तीनों IAS, IPS और IFS, इनको जो है आप जानते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। पहले लोग का ट्रेनिंग कराती है, मतलब इनका प्रशिक्षण कराती है साथियों। ठीक है, और प्रशिक्षण करने के बाद उन्हें विभिन्न राज्यों में कैडर के रूप में भेज देती है। वर्तमान में कुल 24 कैडर हैं साथी। इन्हीं कैडरों में जो है कहीं ना कहीं सिविल सेवकों को भेज दिया जाता है साथी। अगला सवाल है, संविधान के डाट के तहत लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। कौन से अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? तो साथियों हम लोगों ने 312 देख लिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 315 है, यहाँ पे साथियों कहा गया कि एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए जो है राज्य लोक सेवा आयोग, और संघ के लिए साथियों संघ लोक सेवा आयोग जो है साथी इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये बात तो क्लियर हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते हैं, यह केंद्रीय भर्ती अधिकरण होता है साथी, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्योंकि संवैधानिक इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन किया जा रहा है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, उनकी शक्तियां, इन सब के बारे में दिया गया है कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सदस्यत्व की, उनकी बर्खास्तगी कैसे होगी। तो 315 से 323 के बारे में दिया हुआ है। और लोक सेवक मतलब इसमें दोनों लोग आ जाएंगे। ठीक है, मतलब राज्य के भी आ जाएंगे और केंद्र के भी आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए कह रहा साहब कि संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अब मैटर यह है कि कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो भारतीय संविधान का साथी जो अनुच्छेद 315 है वह लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में कहता है। में प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए साथियों एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि 2 या अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संसद विधि के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य ऐसा हुआ, मान लीजिए हमारा कोई राज्य A है और कोई राज्य B है,
यहाँ पे जो है लोक सेवा माने राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है। पर इन दोनों ने कहा कि साहब मज़ा नहीं आ रहा है, तो इन्होंने संसद से कहा, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ भी आप एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिए ताकि हम लोग भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवा पाएँ। तो संसद इसके लिए साथ ही कानून बनाएगा, राष्ट्रपति कानून नहीं बनाएंगे। संसद विधि के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना होगा साथी। लेकिन मसला क्या पड़ता है, मसला ये पड़ता है कि इस राज्य के जो विधानमंडल है साथी, उनको इस काम के लिए संकल्प लाना पड़ेगा, इस काम के लिए साथियों संकल्प पारित करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर राज्यपाल अनुरोध करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग होते हैं उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर राज्यपाल को लगे कि हमारी यूपीपीएससी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो यह जो है साथी राष्ट्रपति से अनुरोध कर देंगे। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के, पहले अनुमति लेकर के संघ लोक सेवा आयोग हमारे यहाँ भी काम जो है कर सकता है, हमारे यहाँ भी एग्जाम को देख सकता है साथी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा वह कुछ अन्य सदस्य होते हैं। हाँ, एक अध्यक्ष होते हैं, कुछ अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन इनकी संख्या पता नहीं है साथी, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात ये तो पता है, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिर में कितने सदस्य होंगे, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सदस्यों की संख्या का कोई वर्णन साथियों यहाँ पे नहीं किया गया है, तो इस कारण से ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 316, तो कह रहा है कि इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और कुछ सदस्य होंगे जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और कहता है 316 कि संविधान में आयोग की जो सदस्यों की संख्या है वो कन्फर्म नहीं है कि कितने लोग होंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी इसके लिए साथी समय समय पर इनकी संरचना, सदस्य की संख्या कितनी होगी उसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे संसद का रोल नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा संसद का रोल नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति जो है सदस्यों की संख्या का निर्धारण करते हैं साथियों, ठीक है। और देखिएगा जो हमारे महामहिम होते हैं वह लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की सेवा शर्तों का भी निर्धारण करते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल तक, ठीक है, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक। अब जो पहले हो जाए, यानी अगर उनका समय, उनकी उम्र 65 साल हो जाए, अगर वह जो है 6 साल का समय पूरा कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बेचारा 64 साल का है और यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, तो जैसे 65 साल के होंगे यानी 21 साल बैठे पाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र साथियों 55 साल है, तो यह जो है 6 वर्ष तक और इस पे रह सकते हैं, यानी 61 वर्ष तक के साथियों पद पर रहेंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे, यानी जो पहले होगा वही मान लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो उम्र पहले हो गया तभी निकाल दिए जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे समय पहले खत्म हो गया तभी भी निकाल दिए जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अगर इससे पहले इनका मन कर रहा है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ये भाई साहब अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, या इन्हें कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, तो इन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं और यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकते हैं साथियों। अब देखिए यही सवाल है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के स्पीकर को कौन हटा सकता है, तो भाई अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें साथियों हटा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, नहीं, इसके लिए प्रक्रिया होता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 क्या कहता है कि भाई देखिए अगर आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए आप जो है उनको सिर्फ सिद्ध कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, ठीक है। और हटाने से पहले जो मामले हैं, जो रीजन आपको लग रहा है, उस रीजन को आपको उच्चतम न्यायालय में भेजना होगा, ठीक है। देखिएगा अध्यक्ष हो चाहे दूसरे सदस्य हों, राष्ट्रपति तो हटा ही सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन हो या उनके सदस्य को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 317 का आप हटा सकते हो, लेकिन रीजन क्या होना चाहिए, सिद्ध कदाचार, असमर्थता, ठीक है। और इसके लिए आप जो है आप उच्चतम न्यायालय से जांच करने के लिए आप कहोगे। उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का साथियों परामर्श राष्ट्रपति को देता है और इसके बाद राष्ट्रपति हटा लेंगे। देखिए परामर्श उच्चतम न्यायालय देता है
और आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया कि 143 के तहत कई सारे परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे। लेकिन अगर यूपीएससी के चेयरमैन को या किसी पब्लिक को हटाना है और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो वह जो है साथी, वह जो परामर्श है वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यानी राष्ट्रपति को इनका परामर्श मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अन्य परामर्श को मानने के लिए बात है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ये वाला जो मैटर है इसमें इनको जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात साथियों 317 का अनुच्छेद कहता है, ध्यान रखिएगा। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? अभी तो हमने आपसे बताया कि इनके साथियों सेवा शर्तों का निर्धारण हमारे महामहिम करते हैं, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए 318 में कहा गया है कि भाई देखो, संघ लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, ठीक है, दोनों की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल विनियम के द्वारा, नियम बना करके आयोग के सदस्यों की संख्या और उनके सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। अगर संघ लोक सेवा आयोग होगा और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो इन दोनों का संख्या कितना होना चाहिए, उनकी सेवा शर्तें कितनी होनी चाहिए, वो महामहिम करेंगे तय, यानी प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन अगर यहीं के राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे राजस्थान पीएससी आरपीएससी, बिहार पीएससी यानी बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी यानी यूपी पीएससी, ठीक है, तो इनके जो कितने संख्या होगी, उनकी सेवा शर्तें कौन कितना होगा, वो राज्यपाल निर्धारित करेंगे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अनुच्छेद 318 कह रहा है। ठीक है, अब जो आयोग के अंदर, जैसे हमारी यूपीपीएससी है, तो यूपीपीएससी में चेयरमैन अकेला होता है तो कितना खाते हैं, तो ये आयोग के जो अन्य कर्मचारी हैं साथियों, ठीक है, अन्य कर्मचारी हैं, तो अगर यूपीपीएससी के कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, तो उनकी संख्या और उनकी भी सेवा शर्तें वो राज्यपाल करेंगे। और यूपीएससी का या जो है ज्वाइंट यूपीएससी का अगर कोई है साथी, तो उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तें वगैरह वो राष्ट्रपति मतलब निर्धारित करेंगे। क्लियर है ना मामला, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है यूपीएससी के अध्यक्ष अगर बना दिए गए हैं, ठीक है, अध्यक्ष अगर बना दिए गए, यहाँ संघ लोक सेवा आयोग कह रहा है साथी, सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग कह रहा है, प्लीज फोकस करिएगा, राज्य की बात नहीं हो रही, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो अगर आप अध्यक्ष बना दिए गए हैं और आप जो है रिटायर हो गए, साथ ही आपकी उम्र 55 वर्ष हो गई है और आप रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद आप किसी भी स्टेट में, ठीक है, या किसी भी स्टेट में या फिर आप सेंट्रल में, आप जो है किसी भी नियोजन में नौकरी के पात्र नहीं होंगे, आप कहीं और जॉब नहीं करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, और क्या कहता है, किसी राज्य के जो लोक सेवा आयोग होगा, जैसे मान लीजिए यूपीपीएससी के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगता है साथी, तो यूपीपीएससी के चेयरमैन साहब अगर मान लीजिए इनकी आयु जो है कंप्लीट हो चुकी है और यह साथी रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद यह क्या कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी के तो चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यूपीपीएससी के क्या कर सकते हैं, तो यह जो साहब हैं वह चाहें तो संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के अध्यक्ष वो बन सकते हैं, मतलब उन्हें अध्यक्ष महोदय बनाया जा सकता है, या किसी अन्य राज्य के अध्यक्ष, अन्य राज्य का अगर कोई अदर राज्य है तो वहाँ के अध्यक्ष के रूप में भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। आप क्लियर कर रहे हैं इस बात को, माने वहाँ के यूपीपीएससी में, अदर राज्य के यूपीपीएससी में फिर से अध्यक्ष ये साहब बन सकते हैं या यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं रिटायर होने के बाद। क्लियर है दोनों मामला? क्या ये दोनों मामले सही हैं? क्या ये दोनों मामले साथी? नियुक्ति का पात्र, अच्छा यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है पात्र नहीं होगा लिखा है, लेकिन पात्र होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के। देखिए एक बार प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, अगर इसके अध्यक्ष साहब अगर हटाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, तो दो जगह काम कर सकते हैं, वो उनको जो है यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या फिर अदर स्टेट का जो यूपीपीएससी है, यानी अदर स्टेट का जो साथी पीएससी होता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और एक कारण पात्र नहीं होगा, इस कारण से ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, केवल एक होगा हमारा सही जवाब। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात अनुच्छेद 319 कह रहा है, जो हमने बताया वही लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक करके इसे आप देख सकते हैं। अगला सवाल साथी,
डॉट डॉट के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संसद में निहित होगी। यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। पर ये कहाँ लिखा गया है? ये बात हमसे पूछ रहा है कौन से आर्टिकल में ये बात लिखा गया है। तो ये बात लिखा गया है साथी, संघ और राज्य लोक सेवाओं के कार्यों के बारे में उपबंध तो 320 में दिया गया है, लेकिन 321 में लिखा गया है कि साथी कि संघ लोक सेवा आयोग के काम में वृद्धि शक्ति संसद में होगी। ये बात 320 में लिखा गया। बिल्कुल सही है, बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे 320 को लेकर के। तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 321 की बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की वृद्धि की शक्ति ये कहता है भैया संसद में होगी, जबकि जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग होंगे उनके काम की वृद्धि करने की शक्ति राज्य का विधानमंडल के अंदर होगा। बाबू इस सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट देखिए। आप जानबे नहीं करेंगे राज्य का विधानमंडल क्या होता है तो क्या समझ में आएगा। अनुच्छेद 322 क्या कहता है? ये कहता है कि देखो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो पैसा खर्च किया जाएगा वो भारत की संचय निधि से किया जाएगा, जैसे कर्मचारी वेतन वगैरह ये सब। और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो पैसा खर्च किया जाएगा वो राज्य के लोक सेवा आयोग से किया जाएगा। 323 कहता है कि भाई देखो जो यूपीएससी होगा वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, और जो यूपीपीएससी होगा वो अपना प्रतिवेदन किसे देगा? राज्यपाल को देगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन करा साथियों कि संसद जो होता है वह संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद को, किसी सेवा को या किसी विषय को हटा सकती है। देखिए ये काम ये संसद नहीं कर सकते हैं। संसद किसी मतलब जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी है, मान लीजिए यूपीएससी है साथी, तो यूपीएससी कई सारे एग्जाम कराता है, ठीक है। तो अगर चाहिए तो मान लीजिए कि यह एनडीए का एग्जाम कराता है, तो संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो एनडीए का एग्जाम यूपीएससी से छीन ले, नहीं। समझ रहे हैं आप? किसी पद सेवा या विषय को हटाने की शक्ति यहाँ महामहिम के पास है, राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, कई सारे आर्टिकल में हमने चर्चा किया जो कि राज्य विधानमंडल की, आपने आर्टिकल 174 तो स्पष्ट से पढ़ा कि इनकी सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन नियम तो नियम है ना, भले ही अंदर कुछ भी हो। तो ये वाला देखिए संसद दिया है, इस कार्ड से ये गलत हो जाएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि इसके लिए इन्हें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नहीं साथी, अगर ये राष्ट्रपति जो वो अखिल, देखिए संघ लोक सेवा आयोग का काम है सिर्फ एग्जाम कराना, ठीक है। केंद्रीय सेवा या किसी पद के बारे में अगर वो नियम बनाते हैं तो इसके लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें यूपीएससी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात भी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी आयोग के दायरे से किसी भी पद की या सेवा या विषय को हटा सकते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होंगे साथ ही अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकते हैं, जिसके लिए इन्हें यूपीएससी से यानी संघ लोक सेवा आयोग से पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो ये नियम बनाते हैं, जो भी साथी ये नियमन बनाते हैं, वह नियम जो है वो कम से कम 14 दिन तक संसद के सदन में इनको रखे रखना होगा, ठीक है। और अगर संसद चाहे तो उसे संशोधित कर सकती है या उसे खारिज कर सकती है। जो ये नियम बनाएंगे वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन 14 दिन तक इन्हें संसद के सदन में उस नियम को साथ ही रखना होगा, और संसद चाहे तो उस नियम को खारिज कर सकती है या उसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है। अगला सवाल है, संविधान के द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये नाम दिया गया है यूपीएससी को ही, यानी संघ लोक सेवा आयोग को ही दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो एग्जाम कराने वाला सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है साथी। तो संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय संविधान ने माना है, ऐसा आशा किया है कि जो यूपीएससी होगा वो मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में काम करता है साथी, ठीक है। यह क्या करता है? अखिल भारतीय सेवा और जो केंद्रीय सेवा है इनमें भारतीय व सरकार को सलाह देने से संबंधित इसका काम है। अब जो ये सेवाएं हैं उन सेवाओं में कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, इसका वर्गीकरण, इसका वेतन और सेवाओं की क्या स्थिति होंगी, उनको कौन सा कैडर मिलेगा,
उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, ये सारा काम यूपीएससी नहीं करता है। ये सब काम यूपीएससी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तब ये लोग कौन काम करते हैं, साथ ही इसके लिए अलग से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का एक केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है, साथ ही यह काम करता है। तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बाकी वर्गीकरण, वेतन, सेवा की स्थिति, कौन सा कैडर मिलेगा, प्रशिक्षण कैसे होगा, ये सब देखता है कौन, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देखता है। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाता है। कारण साथी, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है साथी। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा साथी कि पहली बात तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन यह साथी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक सांविधिक, क्योंकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का कहीं कोई आर्टिकल में चर्चा नहीं होता, ठीक है। तो यह एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी सांविधिक, ठीक है, निकाय, याद रखिएगा। साथ ही यह एक सांविधिक निकाय होती है। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी वाला, तो केवल एक हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का साथियों सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, हम बात करेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। अतः यह साथियों यह क्या है, तो यह एक सांविधिक निकाय है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सीधे संविधान के द्वारा किया जाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग आप जानते हैं वह एक संवैधानिक निकाय होता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, इनके अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो पहले होती है वही होती है, और राष्ट्रपति द्वारा साथ ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है या इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। तो इतनी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, अगला, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते हैं इसका निर्धारण साथी राष्ट्रपति ही करेंगे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका पहला एक हो जाएगा यहाँ पे साथी राइट आंसर। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो आप जानते हैं सदस्यों का अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर सकते हैं साथी। इनकी जो है सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें कितनी होंगी, वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है साथी अपना रिपोर्ट किसे देगी, तो जो राज्य के राज्यपाल होंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 राज्यों ने मिलकर के संयुक्त राज्य सेवा आयोग बनाया, तो दोनों राज्यों के राज्यपाल के समक्ष जो है साथी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, यानी वहाँ के राज्यपालों के समक्ष जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो साथियों ये पूरी कहानी थी लोक सेवकों के बारे में, हमसे जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक थी वो हमने आपसे चर्चा किया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अधिकरण के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 14 क कारा के किससे संबंधित है, तो साथ ही वह न्यायाधिकरण कहिए या अधिकरण, इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका बी, यानी दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे राइट आंसर। देखिए समझिएगा, हम बात करेंगे भारतीय संविधान को लेकर के, तो मूल संविधान में अधिकरण जैसा कुछ नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा साथियों भारतीय संविधान में एक और भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 14 क, और भाग 14 क में 2 अनुच्छेद रखा गया, एक तो अनुच्छेद 323 क और दूसरा अनुच्छेद 323 ख। 323 क में साथी जो है प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में चर्चा किया गया, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होती हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल का सेंट्रल सेट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, और होता है साथ ही एसईटी यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी राज्य प्रशासनिक अधिकरण। तो 2 अधिकरण की स्थापना की जाती है, एक तो सेट, एक तो सीएटी और एक तो एसईटी के। ठीक है, जबकि 323 ख के द्वारा साथियों इसके तहत अन्य अधिकरण जो होंगे यानी अदर जो ट्रिब्यूनल बनते हैं उस पर चर्चा की जाती है। तो इन 2 आर्टिकल पे हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं 323 क 323 ख के बारे में। प्रश्न करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करा कि अनुच्छेद 323 क संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की जो लोक सेवाएं हैं
या जो स्थानीय निकायों या जो सार्वजनिक निगमों या जो अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, जो माने लोग नियुक्त किए गए हैं उनकी भर्ती, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करें। तो अब आप समझ गए प्रशासनिक अधिकरण क्या करते हैं। जो हमारे जैसे मान लीजिए कि आईएएस हैं, ठीक है, जो हमारे मान लीजिए कि लोक सेवा के साथ ही आईएएस, उनकी भर्ती को लेकर के अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उनकी सेवा की शर्तों को लेकर के अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तो वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया कि भाई इसी ट्रिब्यूनल में इनकी बात को सुनी जाए, इनकी बात पर चर्चा किया जाए और निर्णय दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ने केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर जो है अधिकरण स्थापित किया हुआ है, ताकि वो अधिकरण इनकी भी शिकायत, इनकी भी गुंजाइश को सुन सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 323 के प्रावधानों को ध्यान में रख करके प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1975 पारित किया था। देखिए ये 1975 नहीं होगा, ये इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो अधिनियम है साथी ये 1985 में पारित किया गया था, भारतीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। तो इस कारण से ये वाला विकल्प आपका गलत बन जाएगा। केवल एक होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका सही जवाब साथियों। ठीक है, तो आप समझ गए 323 क में क्या कहा गया कि भाई देखो संसद के पास ये पावर होगा कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवा में या स्थानीय निकाय में या फिर जो सार्वजनिक निगम होते हैं या जो अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं उनमें जो नियुक्त व्यक्ति हैं, तो ये पॉइंट मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि यार देखो इसके लिए आप एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकते हो। इस अनुच्छेद के संबंध में संसद ने क्या किया, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को इन्होंने पारित कर दिया हुआ है। और यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का भी अधिकार देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा एक्ट करेंगे, तो यह जो है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाओ और राज्य प्रशासनिक अधिकरण बनाओ। तो केंद्रीय को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिब्यूनल या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, दोनों नाम इसको दे सकते हैं। यह क्वेश्चन दिया मान लो कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसका जो प्रधान खंडपीठ है वो दिल्ली लखनऊ दोनों में है। नहीं, लखनऊ में नहीं होता है, इसका जो प्रधान यानी हेड जो है वो दिल्ली में है। जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है यानी सीएटी जो होता है उसका खंडपीठ वो दिल्ली में ही है, प्रधान खंडपीठ। ठीक है, ये कह रहा कि सैन्य सेवाओं के जो सिविल कर्मचारी हैं उनकी बात तो देखेगा। सैन्य सेवा के जो अन्य सदस्य और अधिकारी हैं ये इसी के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो ये यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि सैन्य सेवा में जो सिविल कर्मचारी हैं उन वो तो इसके अंडर में आ जाते हैं सेट के अंतर्गत में, लेकिन जो अदर कर्मचारी हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते। इस कारण से ये वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो जो हमारा सेट होता है यानी जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, पहली बात तो याद रखना 1985 में बना है। दूसरी बात इसका जो खंडपीठ है वो दिल्ली में ही है। और अगर देखेंगे तो अदर जो स्टेट होते हैं उनमें इसका पूरक खंडपीठ जो है वो चलता रहता है। ठीक है, सेट क्या करता है कि इसके अंतर्गत कुछ लोग आते हैं जिनके बारे में जो भी प्रॉब्लम होता है उनकी नियुक्ति को लेकर के वो सारा ये रिजॉल्व अकेले करता है। जैसे ये जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनको देखने का काम ये करता है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 है यानी इनसे रिलेटेड कोई मैटर होगा जैसे आईएएस से, और अगर आईपीएस से कोई मैटर आ जाता है या आईएफएस से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो हम क्या करेंगे, सेट को पकड़ेंगे। और जो हमारे केंद्रीय लोक सेवक होते हैं, केंद्रीय लोक सेवा होता है उनका केंद्र के अधीन जो नागरिक पद होता है या जो सैन्य पद के जो सिविल कर्मचारी होते हैं केवल उनकी बात हो रही है, उसके लिए भी हम सेट में जा सकते हैं। लेकिन जो सैन्य सेवा के सदस्य होते हैं या जो अन्य अधिकारी होते हैं या अगर आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं और संसद होते हैं, सॉरी उच्चतम न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं या संसद के सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं, तो ये सब जो है वो सेट के न्याय क्षेत्र में नहीं आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य ये किसके साथ परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए भाई जाहिर सी बात है कि सेट में अध्यक्ष होंगे। ठीक है भाई, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है तो इसमें अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और अध्यक्ष के साथ साथ साथी सदस्य भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि भाई अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी की जाती है, लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति किससे पूछ के करते हैं ये बात जानना जरूरी है। तो मेरे भाई इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछ करके। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, तो यह एक बहुत सदस्यीय निकाय होता है, मतलब बहुत सदस्य होते हैं, लेकिन वर्ष 2019 से सरकार ने क्या कर दिया, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 65 अन्य सदस्य होंगे। इसके जो सदस्य होंगे साथी, उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों की एक समिति बनेगी। उस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति जी जो है मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद ही इसके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है इस बात को कि किससे पूछ करके राष्ट्रपति ऐसा करते हैं साथी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो भी आपने सदस्य अपॉइंट किया उनका कार्यकाल कितना होगा। तो साथियों याद रखेंगे जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, और देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे याद रखिएगा, सदस्य और अध्यक्ष। अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे भाई अध्यक्ष का कार्यकाल हो जाता है 65 वर्ष। लेकिन जब आपसे पूछेगा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्य का कार्यकाल यहाँ पे होता है 62 वर्ष। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वरना आप खा जाएंगे गोला। तो मेरे भाई 62 वर्ष होगा अगर सदस्य देगा तब, और अध्यक्ष देगा तब 65 साल आप मार के आइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 5 साल प्लस में एज, जैसे देखिए यहाँ लिया हुआ लिखे होंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सही है ना। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष या 5 साल जो पहले हो जाए, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं वो 62 वर्ष या 5 साल जो पहले हो जाए। ठीक है, स्पष्ट है कि कहा गया कि जो अधिकरण होते हैं, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, इसके विरुद्ध याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं, ऐसा पहले कहा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है स्थिति कि साथियों एक मामला आया चंद्र कुमार मामला 1997, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यार देखो, उच्च न्यायालय से अगर हम ये उसका न्याय क्षेत्र प्रतिबंधित कर देते हैं तो ये बात असंवैधानिक है, अच्छा नहीं लगता है उच्च न्यायालय को। तो एक काम कर सकते हैं कि अब जो है मामला, जो ये मामला होगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध, इस संबंधित उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उसमें भी याचिका हम सुन सकते हैं। तो आज के समय में प्रावधान ये है कि अगर सेट से रिलेटेड कोई मामला है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे, पहले आप जो है उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर उसके बाद आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा वाला प्रोविजन कब से किया गया, तो चंद्र कुमार मामले 1997 में ऐसा मामला किया गया साथी। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी अब देखेंगे तो स्टेट एसएटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य किसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब देखिए, अब क्या एसएटी के लिए भी ये बात लागू होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई कि यहाँ पे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे राज्यपाल से पूछ करके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नहीं पूछेंगे। बस ये अंतर है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, कि जो हमारा एसईटी होगा इसके अध्यक्ष और सदस्य किसकी परामर्श से करेंगे, अच्छा करेंगे तो राष्ट्रपति, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि साथियों जो हमारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में बना था वो कहता है कि भाई देखो यार, चाहे वो बात सीएटी की हो यानी सेंट्रल के अध्यक्ष सदस्य की हो, चाहे वो एसईटी की हो, अपॉइंट कौन करेगा, तो दोनों केस में अपॉइंट करने वाले हैं राष्ट्रपति। तो कहा था भाई इस वाले केस में, सीएटी केस में, इस वाले केस में उच्चतम न्यायालय जो होगा इससे परामर्श करेंगे। ठीक है, और इस वाले केस में जो राज्यपाल होंगे इनसे परामर्श करेंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं मारेंगे साहब। ठीक, अगला प्रश्न है करा कि एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अच्छा संयुक्त प्रशासन, देखिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है मेरे भाई, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाना है, इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अगर करना है तो कौन करेगा। अब मामला फंस गया, दो लोग का तो समझ में आ गया, तो तीनों इन्हों को करते हैं भैया राष्ट्रपति जी, महामहिम इन्हों की नियुक्ति करते हैं, तो डी मार दीजिएगा, महामहिम इनकी भी नियुक्ति करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब क्या, अब किससे सलाह लेंगे, तो भाई इसके लिए ज्वाइंट बनाना है तो 2 राज्य होंगे और दोनों राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसा राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राज्यपाल नंबर 1 और राज्यपाल नंबर 2 ये दोनों लोग के कहने पर राष्ट्रपति जेएटी यानी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं साथी, है ना, सॉरी इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इस सब की चर्चा कर रहा हूँ। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनियमन के लिए
न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा जो हमारा आर्टिकल 323 ए था, 323 ए था साथी, वो सेवाओं से संबंधित था। लेकिन मान लीजिए कि सेवा मामलों के अलावा भी कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय देने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का पावर दो लोग के पास है, एक तो संसद के पास, एक तो राज्य विधानमंडल के पास। दोनों लोग न्यायाधिकरण बना सकते हैं सेवा से अतिरिक्त भी। तो साथ ही ये काम किया जाएगा 323 बी के तहत। अन्य, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, अन्य मामलों के लिए अधिकरण, वो तो प्रशासनिक मामलों से था 323 वाला, और 323 बी वाला यानी 323 ख वो अन्य मामलों से संबंधित है। बस यही इतना पॉइंट आपको समझना है साथी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो था साथी 323 ए, और ये हो जाएगा आपका 323 बी, यानी जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का कौन सा? बी होगा आपका साथियों राइट आंसर। देखिए कौन कौन मामले हैं, देखिए ये मामले याद रखिएगा क्योंकि पेपर में 2021 मुझे याद है यूपी दरोगा भर्ती का ही पेपर था साथी, जब ऑप्शन दिया था और ऑप्शन में एक और विकल्प दिया था पर्यावरण, तो पर्यावरण के मामले में नहीं है। कर संबंधित मामलों के लिए बनाया जा सकता है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा आयात निर्यात के बारे में, औद्योगिक श्रम, भूमि सुधार, ये देखिए ये तो बार बार पूछा गया, पता नहीं कहा है यूपीएसआई में, और इस बार भी आएगा, तो ये बार बार पूछा गया। नगर संपत्ति, ये भी, संसद, राज्य विधायक निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदार, कहीं पर पर्यावरण की चर्चा नहीं है। याद रखना, बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में देखिएगा 2025 में भी, ठीक है। अगला करते हैं नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका यानी संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवाद में अधिनिर्णय करने के लिए एक न्यायाधिकरण, अब देखिए वही वाले बता दिया ना, भूमि सुधार के लिए, और ये सवाल मैं कहीं और से नहीं लाया हूँ, यूपीएसआई 2021 का सवाल है। मान लीजिए 323 बी में ये प्रावधान दिया गया है। अब आप नहीं ना कहेंगे कुछ, बिल्कुल देखिएगा। अब साथियों जो अधिकरण से सवाल आ सकते थे मैंने उस पर चर्चा किया। अब कुछ सवाल साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे चुनाव से संबंधित है। इसके बाद जो सेशन होगा अगला, यानी जो अगला टेस्ट होगा उस पर भी हम चुनाव से आने वाले सवाल पर डिस्कस करेंगे, यानी हमारा निर्वाचन आयोग क्या होगा उस पर हम डिस्कस आगे जो हमारा सेट नंबर 16 होगा उसमें भी करेंगे। तो 10 सवाल यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। कह रहा साथी भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आप देखेंगे पहली बात तो जो निर्वाचन आयोग है वह अस्थायी व स्वतंत्र निकाय होता है और इसका गठन भारतीय संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए होता है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इसके गठन की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आप देखेंगे अनुच्छेद 324 से 329 तक यानी 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बार बार उल्टा सीधा पूछेगा आपसे कि जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है वो अनुच्छेद 324 के तहत संसद का चुनाव कराता है। तो संसद कहने का मतलब दो लोग का, लोकसभा का चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल का, जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है, सॉरी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो उसके यहाँ निर्वाचन आयोग काम करेगा, यानी एमएलए का चुनाव। ठीक है, किसका चुनाव साथी? एमएलए का चुनाव जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव यानी महामहिम यानी प्रेसिडेंट का चुनाव भी कराता है। साथ साथ में उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी साथियों यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है। बाकी किसी का चुनाव ये भाई साहब नहीं कराते। ग्राम प्रधान का चुनाव मैंने आपसे कहा था राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और जो नगर पालिका है उसका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। नगर पंचायत का भी चुनाव वही कराता है साथी। अन्य जो चुनाव है एयर मेयर का वो सब तो करा ही रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ इन्हीं चारों लोग का चुनाव कराता है। ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो ये बात साथियों अनुच्छेद 324 ये पावर देता है निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को साथियों, ठीक है। 324 के तहत ये पावर मिलता है कि वह जो है भारत में चुनाव साथियों करा सकता है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम बात करेंगे 324 को लेकर के, तो दो आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। देखिए 324 का एक कहता है कि भैया देखो जो संसद होंगी, जो राज्य का विधानमंडल होगा, जो राष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, इनके पदों के लिए जो निर्वाचक नामावली होगा वो तैयार करेगा
और साथ साथ में इनका जो निर्वाचन होगा उसके संचालन का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। ये सारा काम अकेले निर्वाचन आयोग करेगा। यानी निर्वाचक नामावली भी बनाएगा और चुनाव भी कराएगा। इन चारों लोग का भारत का निर्वाचन आयोग 324 का 2 क्या कहता है कि भाई देख, जो निर्वाचन आयोग होगा ना उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति तय करे। यह की संख्या भी संविधान में नहीं दी गई है साथियों, ठीक है। और सुनिएगा, और क्या कहता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनकी जो नियुक्ति होगी ना वो संसद के द्वारा बनाए गए विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन इसके लिए संसद विधि बनाएगा, कानून बनाएगा और उसी कानून के तहत इनकी जो है अपॉइंटिंग की जाएगी, ठीक है। अगला जो है साथी, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। करा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात तो सही है, संसद विधि के द्वारा करते हैं, बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं है। अब सुनिए, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं। कभी कभी हेल्प करने के लिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बात बिल्कुल सही है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर, ठीक है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, सही है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं साथ ही निर्वाचक आयुक्त और जो प्रादेशिक निर्वाचक आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण करते हैं। यहाँ संसद देख के गलत हो जाए ना, अगर पेपर में संसद दी तो गलत कर दीजिएगा कि राष्ट्रपति होते हैं जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं या जो हमारे प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, उनके पद की अवधि क्या होगी, ये सब जो है राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि धर्म, ठीक है, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने के लिए दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसका मतलब इस आधार पे हम जो है किसी को अपात्रता नहीं घोषित करेंगे कि वो किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष मूल वंश का है, किसी विशेष जाति का है। साथियों, इसी का उल्लंघन बार बार इस समय बिहार में किया जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्षी दल के बड़े नेता श्री राहुल गांधी, तत्कालीन नेता श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सारे आरोप लांछन लगा रहे हैं। हालांकि इसकी निष्पक्षता से जांच होना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ECI होता है, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर यही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की ऐसी की तैसी होनी है, धज्जियां उड़ जानी है। तो इसके लिए न केवल हमें पूरे देश को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो ये पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से काम करे, वरना हम जो है कठपुतली तो ऐसे भी हैं और बन कर रह जाएंगे। तो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग आने वाले दशकों में आप देखेंगे कि आने वाले दशकों में कि बहुत सारे शिक्षित जो टीचर हैं वह राजनीति के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इससे जो है राजनीति में एक नया परिवर्तन कुछ वर्षों में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथी 325। 325 ने क्या कहा कि भाई सुनो, देखो, किसी भी व्यक्ति को आप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए अपात्र घोषित नहीं करेंगे उसके धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के स्थान आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई कहीं का नामावली कहीं दूसरे राज्य का कहीं दूसरे राज्य में कैसे मैनेज करेगा, है ना। तो इस आधार पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ये 325 में साथी। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है। तो देखिए 326 में कहा गया कि भाई देखो, जो लोकसभा का जो चुनाव होगा और जो राज्य विधानसभा का चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। बस यही बात लिखा गया है अनुच्छेद 326 में। और आपको याद होगा अगर थोड़ा सा, हमारा जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, पहले मत देने की आयु 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मत देने की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आपको ये बात याद है? याद होगा साथी, ठीक है, याद कर लेंगे इस पॉइंट को, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 61वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये हुआ कब था? तो 1988 में, 1988 में हुआ था ये चीज। और मत देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि 326 में क्या है, तो कहा गया कि यार देखो, जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। ये बात अनुच्छेद 326 में दिया गया है साथी, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए,
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। बिल्कुल। तो आप कहोगे सर अगर समान शक्तियां होती हैं तो कोई बात का अगर निर्णय लेना हो तो कैसे करेंगे? तो साथियों इनका निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत के आधार पर साथी ये लोग निर्णय करेंगे, ठीक है, और वही मान्य होगा साथी, ठीक है। इनकी शक्तियां समान होती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है वह ही होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे याद रखना होगा साथी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट साथियों यहाँ पे सही देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा इनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं और यह साथियों उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समान इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वही होगा और ये किसी भी समय साथियों त्यागपत्र दे सकते हैं या इन्हें कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई है? अब देखिए अनुच्छेद 327 और 28 ये दोनों साथियों कुछ शक्तियों की बात करता है। 327 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहता है कि देखिए विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में कुछ उपबंध कर सकता है संसद। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी जो परिसीमन वगैरह होना है तो वो संसद विधि के द्वारा ही करते हैं। तो ये बात 327 में लिखा गया है कि संसद जो है विधानमंडलों के लिए उसके निर्वाचन से संबंधित कोई भी उपबंध कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि संसद ने इसके लिए जैसे निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए कैसे क्या होगा वो सिस्टम और परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन ये सब संसद ही करते हैं। तो चाहे तो वो प्रत्येक सदन के लिए चाहे मतलब मान के चलिए चाहे लोकसभा हो राज्यसभा वो भी अपने लिए कर सकते हैं, माने संसद के प्रत्येक सदन के लिए भी बना सकते हैं और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए, किसी सदन करने का मतलब चाहे वो राज्य विधान परिषद हो चाहे वो राज्य विधानसभा हो या प्रत्येक सदन के लिए माने विधानसभा के लिए विधान परिषद के लिए भी वो विधि बना सकते हैं। ये बात 327 में कहा गया और यही बात 328 में देखिए कहा गया किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की क्या शक्ति है। मान लीजिए कि कुछ कानून कुछ विधान ऐसा है जो संसद ने नहीं बनाया तो उस कानून उस विधान को राज्य विधानमंडल भी बना सकता है साथ ही निर्वाचन के संबंध में। तो राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति जो है वो संबंधित है 328 में। संसद बनाएगा 327 वाला, ठीक है, और जबकि राज्य विधानमंडल स्वतः बनाएगा वो 328 के तहत बनाएगा। तो इन दोनों को आपको याद रखना होगा 327 328। अब यहीं पर 329 क्या कहता है कि देखो भाई अगर 327 के संबंध में कोई विधान बनाया गया या 328 के संबंध में कोई विधान बनाया गया तो इनको आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। यानी निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर 327 और 328 को लेकर के कोई नियम बनाया गया उससे संबंधित कोई विवाद आता है तो आप उसको ऐसा नहीं करेंगे कि उस पर आप हस्तक्षेप करिए, आप नहीं कर सकते। तो ये बात 329 में दिया गया। अगला देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है साथी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक प्रकार का समझिए उनके पद के लिए कितना बड़ा पद है ना, अगर चाहे ईमानदार रहे ना तो इनको कोई भी हिला नहीं सकता भाई। बस लेकिन दुनिया में ईमानदारों की इतनी कमी पड़ जा रही है कि हम क्या ही बताएं साथी। थोड़ा सा ईमानदार, अब सोचिए इनको हटाने के लिए समझिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए मतलब महाभियोग सिद्ध कदाचार इनके ऊपर लाना पड़ेगा साहब। कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर प्रसाद पर्यंत होते तब तो हटा ही दिए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद पे धारण नहीं करते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी इनको दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। मतलब उपस्थित सदन का पूरा मतदान और मत देने वाले सदस्यों का 2/3
यानी अगर आप सोचिएगा, लोकसभा मान लीजिए राज्यसभा में पारित करना है तो 250 सदस्यों का मतदान मतलब बहुमत चाहिए। तो इसका क्या मतलब कि 126 125 माने 250 हो जाएगा, 125 दूनी और प्लस में 1 कर लीजिए, कम से कम 126 लोग का मत चाहिए। और सुनिए, इतना ही नहीं, और उपस्थित अगर मान लीजिए कि 200 लोग हैं तो इनका 2/3 चाहिए। उससे कम अगर इस 126 से कम होगा तो होगा नहीं करेगा। बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन निष्पक्षता अगर करें तब तो पैसा पा जाते हैं सब, एकदम उल्टा सीधा हो जाता है साथी। स्पष्ट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं रहते, वो उनको नियुक्त करते हैं। अगला, निर्वाचन आयोग समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। ये बात बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, राजनीतिक दल जो होते हैं उन्हें मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम भी करता है। ये बिल्कुल सही है साथियों, ये बात बहुत ही अच्छा है और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये न्यायालय की तरह भी काम करता है, निर्णय भी देता है साथी। तो इसका कहीं न कहीं निर्णायक शक्ति भी आप देख सकते हो, ठीक है। न्यायपालिका की शक्ति भी हमारे जो है निर्वाचन आयोग के पास होता है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथी, करेक्ट जवाब। देखिए, निर्वाचन आयोग पहली बात तो क्या करता है आप जानते हैं, परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत समस्त भारत के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके भूभाग का निर्धारण करता है, ठीक है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और जो योग्य मतदाता हैं उनको पंजीकृत करने का काम करेगा। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करेगा। नामांकन पत्रों का परीक्षण करने का भी काम ये करता है। साथ साथ में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटन करने का भी काम करता है। तो ये सारा काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा साथी। तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। मिलते हैं साथी आपसे अगले सेट में, सेट नंबर 16। तब तक के लिए हमें अभी इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मेहनत से पढ़िए।